नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। आप यदि झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो मैं यहां पे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में L1 1 to 5 के प्रश्न को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं, जो कि पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न को मैं यहाँ पे आपके बीच हल करवाऊंगा। तो यदि आप भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा देने चाहते हैं या पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं जो आपके झारखंड राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में हुई थी, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। मैं इसमें आपको झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 3 को मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगा। इसके पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको प्रश्न को बता दिया गया है। मैं पार्ट 3 आपके बीच लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में रखूंगा और मैं उसका विधिवत यहाँ पर आपके बीच डिस्कस भी करूंगा। यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट करेंगे और वहां पे बताएंगे कि क्या आपकी समस्या रह रही है। तो चलिए हम चलते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 के प्रश्न को हल करने। देखिए, आपके बीच यह प्रश्न है जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का है। तो आइए चलते हैं प्रश्न, देखिए क्या कुछ है आपके बीच। देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपको हमने लिख दिया है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 के अंतर्गत है। यदि आपके पास प्रश्न हो तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन के महत्व है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप जल्दीबाजी में प्रश्न को बनाएंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि कौन पर्यावरण अध्ययन के महत्व है। तो यदि आप सीटेट की या जेटेट की एग्जाम देते हैं तो आपको प्रश्न हल्का होता है, लेकिन आपको उसमें समझना पड़ता है कि क्या कुछ कर रहा है। इसलिए प्रश्न को आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे जिससे आपको पता चल सके कि इसमें हमें करना क्या है। तो देखिए, इसमें क्या करना है। निम्नलिखित में से किसी एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन का महत्व, यानी इसमें देखिए आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व नहीं दर्शा रहा है और 3 गो ऑप्शन उसमें ऐसा है जो आपके पर्यावरण अध्ययन के महत्व को दर्शा रहा है। तो आपको वही ढूंढना है कि कौन इसमें पर्यावरण अध्ययन के महत्व को नहीं दर्शा रहा है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, तभी प्रश्न आप सही कर पाएंगे। तो आइए, सबसे पहला बोलता है भाषा को समझना। तो हमें फ्रेंड्स नहीं लगता है कि ये पर्यावरण अध्ययन का महत्व है। हमको लगता है कि ये पर्यावरण अध्ययन का महत्व नहीं है, लेकिन और आगे देखते हैं कि इससे अच्छा और कुछ सुटेबल मिल जाए तो एक लाइन से हम पढ़ते चलेंगे। अभी हमारे अनुसार यह लग रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व नहीं बता रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रकृति की जागरूकता और समझ। तो हम यह देख रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो है वह प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं और यह पर्यावरण की जागरूकता और समझ हमें तभी आ सकती है जब आप पर्यावरण अध्ययन के सेक्शन को पढ़ते हैं। तो ये पर्यावरण अध्ययन का महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मनोवृत्ति विकसित करना। तो ये क्या चीज बता रहा है आपको कि आप पर्यावरण का संरक्षण सुरक्षा के संबंध में उनका मानसिक विकास करेंगे। तो ये आप किससे करेंगे? तो पर्यावरण के महत्व को आप जानेंगे तब करेंगे। तो ये जो है पर्यावरण अध्ययन के महत्व से संबंधित है। नेक्स्ट आप देखेंगे पर्यावरण में संशोधन और बदलाव का समझना। तो समय समय पर पर्यावरण में क्या हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसके संशोधन करने की हमें आवश्यकता है। तो ये भी आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित बात को इंडिकेट कर रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 गो जो है पर्यावरण अध्ययन के महत्व को दर्शा रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है पर्यावरण अध्ययन के महत्व को नहीं दर्शा रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो इसमें आपको ए को टिकिंग करना होगा, यानी ए जो है आपको उत्तर के यहाँ जो प्रश्न है उसके अनुसार ए आपका सही है, क्योंकि पूछा किसी एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन का महत्व, वो कौन सा है? एक का अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन का महत्व है। तो 3 को पर्यावरण अध्ययन का महत्व मिला और एक पर्यावरण अध्ययन का महत्व नहीं मिला, इसलिए ये आपका आंसर सही हो गया है। तो चलिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर जो है 110 को समाप्त कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। तो आप यदि चाहते हैं कि इसका इंशॉर्ट ले लें तो आप इंशॉर्ट ले लीजिएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 111। तो फ्रेंड्स, आपने इंशॉर्ट यहां पे ले लिया होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 111। आपको 110 बता दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 111 आप देख लेंगे क्या कुछ कह रहा है आपसे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है वह है। माने पर्यावरण अध्ययन जो है वह किस किस चीज पर निर्भर करता है, वह ऑप्शन आपको इसमें ढूंढने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें ऑप्शन ढूंढें
कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसकी जो प्रकृति है वह किस किस चीज पर निर्भर करती है, ये प्रश्न आपसे कहा जा रहा है। तो आप देखिए चारों ऑप्शन को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। आइए पहला देखिए, केवल गणित। क्या पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह गणित पर निर्भर है? वो गणित पर अन्योन्याश्रित होती है? क्या वो गणित पर निर्भर है? तो नहीं है। प्रकृति की जागरूकता, तो ये तो ऑप्शन है, प्रकृति की जागरूकता जो पर्यावरण है वो आदमी के बीच में प्रकृति की जागरूकता होनी चाहिए। अगला ऑप्शन कहा रहा है कि प्रकृति का संरक्षण, तो प्रकृति का हमें संरक्षण भी किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है देखिए आपका मनुष्य और प्रकृति का संबंध। तो आप यहां पे देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है वह सबसे सुटेबल कौन सा है? आपको तो लग रहा है कि ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन सबसे इसका जो सुटेबल आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका आंसर डी। मतलब कि अगर प्रकृति की है, पर्यावरण है, तो पर्यावरण में सबसे ज्यादा जो संबंध होते हैं वो मनुष्य और प्रकृति का संबंध यहां पर दर्शाया जाता है। तो इसलिए आप सबसे ज्यादा जो संबंध है अन्योन्याश्रय है वो किस पर है? तो मनुष्य और प्रकृति पर यह निर्भर करता है। कौन? पर्यावरण। पर्यावरण किस पर अन्योन्याश्रित है? मनुष्य और प्रकृति से संबंधित है। मनुष्य और प्रकृति अगर ठीक है तो आपकी पर्यावरण सबसे अच्छी होगी। इसलिए इसका जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वह आपका आंसर है डी, यानी मनुष्य और प्रकृति का संबंध। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को इन शॉर्ट ले लेंगे, आप इसके बाद इसको यहाँ पे ऑप्शन को उतार लेंगे और इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तब तक मैं आता हूं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तो आप इसका इन शॉर्ट ले लें। तो फ्रेंड्स आपने इन शॉर्ट ले लिया होगा क्वेश्चन नंबर 111 का। देखिए आपके बीच उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 112, जो आप देखेंगे आपसे क्या कुछ पूछा जा रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 112 को आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न उसके आगे, निम्नलिखित में से कौन एक पोषक तत्व का भाग नहीं है? देखिए फ्रेंड्स आपके जो एग्जाम होते हैं तो उसमें ये नहीं वाले ऑप्शन जो होते हैं ना वो आपको बहुत ही परेशान करते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ें, उसके बाद देखिएगा आपका एकदम प्रश्न जो है उसका आंसर टिकिंग आपका सही जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये आप पढ़िए, आप बका के नहीं पढ़ेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन एक पोषक तत्व का भाग नहीं है, यानी चलिए आपको कहां हम ले चलते हैं, आप देखिएगा इसमें कैसे आप क्वेश्चन पकड़ते हैं। यानी आप देखिए थोड़ा रफ में आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। देखिए पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं पोषक तत्व, तो आप पोषक तत्व सभी को जानते हैं। हमारे शरीर के लिए जो सभी चीज चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसमें वर्धक चाहिए या जो भी चाहिए, उसके लिए पोषक तत्व हमें शरीर में आवश्यक होती है, जो हम भोजन के रूप में या विटामिन के रूप में लेते हैं। तो पोषक तत्व कौन कौन होते हैं इसका नाम आपको जानना फ्रेंड्स बहुत ही आवश्यक होता है। तो पोषक तत्व देखिए हमारे शरीर में निम्नलिखित पोषक तत्व हैं जिसको आप याद कर लेंगे। ये पोषक तत्व हमें सब्जियों से, फलों से, विभिन्न प्रकार से मिलते हैं। वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और एक आता है आप उसे कह सकते हो उसको रुक्षांश रूप में। तो आप देखेंगे कौन एक पोषक तत्व का भाग नहीं है, यानी आप इसमें देखेंगे कि पोषक तत्व कौन कौन है और कौन इसमें पोषक तत्व का नाम नहीं है। तो आप इसको कब टिकिंग कर सकेंगे? जब आपके पास पोषक तत्व का नाम याद रहेगा तभी आप इसको सही में मार सकते हो। तो आप पोषक तत्व का नाम याद कर लेंगे। अब आप आइए इसमें ऑप्शन में चेक कीजिए कि क्या कुछ आपका सही इसमें है। तो देखिए खनिज, आपको हमने ये दिखाया खनिज, तो ये पोषक तत्व का भाग है। प्रोटीन ये भी पोषक तत्व का भाग है। विटामिन ये भी पोषक तत्व का भाग है। लेकिन आप कास्टिक सोडा को यहाँ पे देख लीजिए, ये किसी पोषक तत्व में यहाँ पे आपको नाम मिला नहीं। तो फ्रेंड्स आप किसी चीज को डीपली पढ़ेंगे उसके बाद जो होता है, देखिए 4 में 1 आपको पूछा है कौन एक पोषक तत्व का भाग नहीं है। नहीं तो फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिए कौन पोषक तत्व है, तो आप सबसे स्पीड में प्रोटीन मार दीजिएगा या विटामिन या खनिज मार के बैठ जाएंगे। कौन नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो इसमें आपको पोषक तत्व का नाम सबसे पहले याद होना चाहिए, यदि आप पढ़ें तभी सही कर पाइएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश, ये सभी चाहते हैं। तो इसमें आपके पास देखिए खनिज तो मिला, ये पोषक तत्व है, प्रोटीन मिला, ये भी पोषक तत्व, विटामिन ये भी है, लेकिन कास्टिक सोडा कोई पोषक तत्व नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन आपका इसमें
सही होगा फ्रेंड्स। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने कॉपी में नोट्स बना लें, देख लें, फिर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 113, आपने 112 को भी देखा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, आप यहाँ पे इसको बनाएंगे और बारीकी से पढ़ेंगे। आइए देखिए क्या कुछ कह रहा है, इस पर मैं आपको डिस्कस कर दूं कुछ। तो देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक चीज जो रुझांश नहीं प्रदान करता। देखिए फिर नहीं वाले प्रश्न आपसे किए गए हैं, तो ये नहीं पर आप फ्रेंड्स विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको हाँ वाला बन जाता है। तो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक चीज जो रुझांश नहीं प्रदान करता है, माने रुझांश क्या चीज नहीं देता है। ठीक है, तो आप थोड़े से रुझांश के बारे में यहाँ पे आप जान जाएंगे, रुझांश क्या चीज है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूं रुझांश के बारे में। तो आप एक चीज जान जाइए, जो भोजन के पोषक तत्व हैं, जो भोजन के पोषक तत्व के बारे में आप जानेंगे, क्योंकि ये इससे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक प्रश्न आप निकल के आता है। तो आप भोजन के पोषक तत्व के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, उस पर आप विशेष नोट्स भी पढ़ लेंगे, नहीं तो मैं इस तरह का विशेष नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो भोजन के पोषक तत्व जो होते हैं वो आपके कौन कौन हो गए, तो आपके हो जाते हैं फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये होते हैं। इसमें एक पार्ट्स जो आता है वो सबसे अलग होता है, वो होता है फ्रेंड्स रुझांश। ठीक है, रुझांश क्या चीज है, तो रुझांश जो आपके फलों के भाग हैं, सब्जियों के भाग हैं, या जो आप लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप सत्तू जो लेते हैं, सत्तू होता है, चना का सत्तू हो गया, मक्का का सत्तू हो गया, तो उसमें जो आप यदि चलनी से चालते हो तो उसमें जो चोकर युक्त भाग निकलता है, ऊपर वाला भाग, ये भाग जो होते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे रुझांश, जो कड़वी चीजें होती है, जो रुखरे चीज होते हैं, उसी को आप यहाँ पर भोजन में जो शामिल होते हैं वो रुझांश होते हैं। ठीक है, ये रुझांश को क्या करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं या हटा देते हैं। ठीक है, उसका उपयोग हम लोग नहीं के बराबर करते हैं, लेकिन ये रुझांश हमें किस चीज में फायदा करते हैं ये हमें जानना आवश्यक होता है। तो ये जो रुझांश है वो आपके फलों के भाग हैं, सब्जियों के भाग हैं, और आपके जो अनाज हो गए उसके भाग क्या करते हैं, तो ये जो भोजन नहीं पचने वाले चीज होते हैं, तो ये भोजन जो नहीं पचता है आपको, तो अगर आप रुझांश युक्त भोजन को करते हैं तो आपको पाचन ठीक रहता है, और जो भोजन के पचने की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलता है इससे रुझांश से। ठीक है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि रुझांश युक्त भोजन हमें करनी चाहिए, उसको चाल करके फेंक नहीं देनी चाहिए। तो रुझांश क्या करते हैं, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। ये ना हमें शरीर के अंदर ताकत प्रदान करते हैं, न ऊर्जा प्रदान करते हैं, न हमें किसी तरह का ये पोषक तत्व देते हैं। ये हमें क्या करते हैं, तो ये हमें शरीर के भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो आइए देखिए क्या कुछ ऑप्शन है। रुझांश जो प्रदान करते हैं पोषक तत्व, ये हमें नहीं प्रदान करते हैं। नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, ये एकदम सही बात है कि रुझांश हमें क्या चीज देते हैं, ये देने वाला में है और ये नहीं देने वाला में। आपसे पूछा गया नहीं, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अभी और ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट बना दे, उससे भी सुटेबल कोई ऑप्शन हमारे बीच उपलब्ध हो जाए। तो नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, यानी रुझांश हमें क्या करता है, मैंने भी आपको बताया था कि यदि आपकी भोजन नहीं पचती है तो आप रुझांश से भोजन ले, जिससे क्या होगा कि आपको भोजन जो नहीं पच रहा है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए ये तो सही है कि ये हमें रुझांश देते हैं। साग सब्जियों का स्रोत, तो ये जो साग सब्जियां हैं वो क्या करते हैं, रुझांश युक्त होते हैं, हरी साग सब्जियां, और वो आपको क्या करते हैं, तो डाइजेशन करने में सहायता करते हैं, इसलिए ये रुझांश हमें ये प्रदान करते हैं साग सब्जियां। ठीक है, भोजन का अनिवार्य संगठन, रुझांश जो है भोजन में अनिवार्य रूप का संगठन है, मिश्रण है, अवश्य ही आपको भोजन में शामिल करना चाहिए। यदि आप भोजन में रुझांश से भोजन शामिल करते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आपके जो लीवर होते हैं उसको ठीक रखते हैं, और भोजन का पाचन जो है वो एकदम बहुत ही अच्छी तरह से होता है। तो आपने 3 ऑप्शन इसमें से 4 में से 3 देखा कि ये रुझांश के भाग हैं। रुझांश से हमें ये चीज मिलता है, लेकिन एक भाग ऐसा देखे जो रुझांश से आपको न तो शरीर में किसी प्रकार की ताकत मिलती है, न पोषक तत्व मिलती है, सिर्फ वो हमें क्या करते हैं रुझांश, तो हमें भोजन जो नहीं पचते हैं उसके डाइजेशन से छुटकारा मिलते हैं, जो हमें जिसका भाग है वो पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ था। तो अब आप रुझांश के बारे में यहाँ पे जान गए होंगे। तो चलिए आप इस प्रश्न को यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 113 है, आप इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे, इन शॉर्ट ले लेंगे, फिर मैं आपसे मिल रहा हूं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक आप इसका इंशॉर्ट लेंगे, फिर मैं अगला प्रश्न 114 की ओर आता हूं।
फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पे 113 क्वेश्चन नंबर को आपने देख लिया। अब आपके बीच उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 114। आप पढ़ लीजिए क्या कुछ प्रश्न कहा जा रहा है। अब मैं इस पर चलता हूं। तो देखिए, कह रहा है कि ग्राम के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी गांव में एक परिवार, सभी के लिए नहीं, गांव के सभी के लिए नहीं, गांव के किसी एक परिवार के लिए जल भंडारण के लिए आप किसका व्यवहार कर सकते हैं, ये आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है। प्रश्न को समझेंगे फ्रेंड्स, क्या कुछ आपसे कहा जा रहा है, फिर से आप पढ़ेंगे। ग्राम के एक परिवार, देखिए एक परिवार जैसे हम हो गए, आप हो गए, या आपके परिवार के सदस्य हो गए जो एक घर में रहते हैं, उस घर के परिवार जो है जल भंडारण के लिए, जल भंडारण मतलब जल जमा करने के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है, आपको इसमें से ढूंढना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बांध। क्या है, आप बांध में एक परिवार के लिए बांध उपयुक्त है। एक परिवार के लिए पानी यदि जमा करना है तो बांध में पानी जमा करेगा। क्या आपको लग रहा है कि सही ऑप्शन है? हमारे अनुसार फ्रेंड्स सही नहीं है। यदि आपको लगता है तो आप बताइए कि सर आपने गलत कहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे अनुसार सही नहीं है, यानी ये सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है बाल्टी। तो आप घरों में, यहां एक परिवार का रहा है, नहीं एक घर की बात कर रहा है, तो घरों में आप देखते हैं कि आपके लिए जो होता है यहाँ पे क्या कुछ होता है, तो इस तरह के यहाँ पे पात्र होते हैं, बाल्टी, जिसमें आप क्या करते हैं, जल का भंडारण करते हैं ना। यानी हमारे अनुसार लग रहा है कि बाल्टी सही है। ठीक है, बाल्टी आपका सही आंसर हो रहा है। पीठ मतलब आप कहते हैं जैसे सोखता, कोई चीज जैसे जमीन में जो बनाया जाता है वो सोखता, ये सही नहीं लग रहा है। सोखता में जल का भंडारण नहीं होगा। और पंप तो जो चलाया जाता है उसमें होता है फ्रेंड्स, जिसमें पानी फेंकते, इस तरह से आप देखते हैं, तो इसमें भी जल का भंडारण नहीं हो सकता है। यानी अगर किसी गांव के एक परिवार में जल का भंडारण करना है तो सबसे अच्छा इसका सही सुटेबल आंसर है बाल्टी। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपसे आसपास की जुड़ी हुई चीजों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाने हैं, आप एक ऑथेंटिक चीज की ओर पहुंचे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और क्या सही हो सकता है। उसके बाद आप सारे प्रश्न को एकदम सही बना सकते हैं। कुछ चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके दिमागी मानसिकता को तौलते हैं। तो आप फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न को उस समय बारीकी से पढ़ेंगे जब भी एग्जाम में प्रश्न पत्र आपको मिल जाए, आप बकाएंगे नहीं, और उसके बाद आप देखेंगे तो आप सही निष्कर्ष की ओर पहुंच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको यहाँ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में जो प्रश्न आए थे 110 से लेकर के 114 तक के प्रश्न को इस वीडियो में मैं हल करवाया हूं। नेक्स्ट पार्ट इसका 115 से आपको पार्ट 3 है, पार्ट 4 में आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखने के लिए तो आपको वीडियो दे दिया जाएगा। इसके पहले के प्रश्न जो आपके हैं 90 से, वो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाए गए हैं, तो आप उसको भी देख लेंगे फ्रेंड्स। और यदि आप तैयारी करते हैं तो इसमें जुड़े हुए रहिए, मन से लग जाइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी और आप एक दिन मुकाम की ओर पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट 3 में मैं इतना ही आपसे कह रहा हूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।